नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। अगर आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में हैं और समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट है तो इस वीडियो के बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप का अगर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप इस वीडियो को देख करके जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों के क्वेश्चंस पेपर को मैंने देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है ये मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर नहीं बल्कि मैराथन क्लास है, जिसमें हम बहुत ही बारीकी के साथ 8 इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पेपर में 10 अति लघु उत्तरीय तो 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लघु उत्तरीय कम से कम 5 से 8 क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय के देखेंगे, ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय के कम से कम 4 क्वेश्चंस आपको देखेंगे। 8 क्वेश्चंस लघु उत्तरीय की, जिनमें से 5 4 करने होते हैं, 10 के 10 करने होते हैं, 4 में से केवल 2 करने होते हैं। हालांकि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बारीकी के साथ आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है समाज शास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है, सोसाइटी इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड चेंज, यानी कि भारत में समाज, संस्था, संरचना और परिवर्तन, ठीक है। पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में कैसे उत्तर लिखना है ये भी मैं आपको बताता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, खंड आ की बात की है तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। ये कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे पेपर में आपको मिलेगा लिख करके क्या लिखा हुआ मिलेगा, नगर। इन नगर किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दीजिए, ऐसे लिख करके छोड़ देगा, केवल नगर लिखा रहेगा। अब उसके बाद में कुछ पूछा भी नहीं जाता है कि भाई क्या बताओ नगर के बारे में। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस, 50 शब्दों में इनको लिखना होता है और इनमें आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, नगर किसे कहते हैं, नगर से आपका क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। बेसिकली यही उत्तर इसमें लिखना होता है। देखें, उत्तर में लिखेंगे नगर के बारे में कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण यानी कि सोशियोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नगर एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, कैसा, एक जियोग्राफिकल रीजन है, एक ऐसा जियोग्राफिकल रीजन है नगर जहां जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। क्या निवास करती है बेटा, जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। और जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो भी ज्यादा होता है, घनी आबादी होती है। नगरों में प्रायः घनी आबादी होती है, गांव में विरल आबादी होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, गांव, नगर, कस्बा तीनों अलग अलग होता है। कस्बा 5000 से ऊपर जनसंख्या है, इसका मतलब वो कस्बा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और नगर में बहुत सारी जनसंख्या होती है, ठीक है। 20,000 से ऊपर या 10,000 15,000 से ऊपर आप जाएंगे तो वो नगर कहा जाने लगेगा। नगर में औद्योगिक प्रधान समाज होता है, वहां पर उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, ये सब चीजें होते हैं। अच्छा, गांव वगैरह में पशुपालन, कृषि, इसी पर जो है व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो गांव में जो होता है आर्थिक तंत्र का ढांचा जो है बहुत नाजुक होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन शहरों में बहुत अधिक मात्रा में व्यापार के लिए तमाम सारी चीजें होती हैं। तो जहां जनसंख्या का घनत्व तो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है, घनी आबादी होती है, वो नगर होता है। और यही नहीं खत्म होती नगर की परिभाषा, आगे देखें। अधिकांश लोग कृषि के बजाय यानी कृषि नहीं करते हैं। यहाँ के कम से कम 80% लोग या उससे भी अधिक लोग यानी कृषि के बजाय अधिकांश लोग वहां की क्या करते हैं, गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, यानी गैर कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति उद्योग स्थापित किया हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, व्यापार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो इन सभी में यानी उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र में सारे लोग जो होते हैं लगे हुए होते हैं। ऐसा जो एक प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र होता है उसको हम नगर कहते हैं। यह परिभाषा आप लिख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त परिभाषा है, बड़ी मझी तुली परिभाषा है, ठीक है। आगे देखते हैं मुख्य विशेषताएं नगरों की, थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं, क्योंकि मैं विस्तार से आपको 50 शब्दों में लिखना, मैंने यहाँ पर 100 शब्दों के आसपास उत्तर आपका तैयार किया हुआ है, ताकि आपको कुछ चीजें याद रहेगी तो भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। मुख्य विशेषता, नगरों में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है और जीवन की गति बहुत तेज होती है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जिससे सांस्कृतिक बहुलता देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर सांस्कृतिक बहुलता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ही संस्कृति के लोग नहीं रहते हैं,
यहाँ पर मल्टी कल्चर के लोग रहते हैं, यानी कि बहुत सारी संस्कृति, अलग अलग स्थानों से लोग जाकर के बसते हैं नगरों में। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे कल्चर रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी जाति के लोग, बहुत सारे संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्कृति के लोग इकट्ठा रहते हैं, एक के साथ मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ पर द्वितीयक संबंध पाया जाता है। द्वितीयक संबंध का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई किसी का पटीदार या कोई रिश्तेदार बगल अगल का नहीं होता है, कोई एक दूसरे को जानता पहचानता भी नहीं है, बस एक दूसरे से बोलचाल हो गया, बाकी वैसे किसी से कोई मतलब नहीं होता शहरों में, नगरों में। ठीक है, सभी लोग आपस में जुड़े रहते हैं, वो भी द्वितीयक संबंध के रूप में। ऐसे कोई किसी के साथ जो है, कोई किसी का अधिकारी है, कोई उससे नीचे है, तो यानी इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, औपचारिक तरीके से जुड़ता है। गांव में क्या होता है कि भैया चाचा हो, दादा हो, पूरा चाचा हो, पापा चाचा हो, इस तरीके से गांव में पटीदारी पूरा जुड़ी रहती है। तो गांव जो होता है वहां पर प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जबकि शहरों में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा, और सरल शब्दों में अगर इसी परिभाषा को लिखें तो लिखेंगे सरल शब्दों में, जहां पक्की सड़कें हो, ऊंची इमारतें हो, हर समय भागदौड़ वाला माहौल हो, ठीक है, उसे हम नगर कह सकते हैं। ऐसा भी आप बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, गाड़ियों की चकाचौंध हो, ठीक है, आर्थिक पैसों के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो, सब आप शहरों में आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका चुका अति लघु का नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन का मतलब नगरीकरण। नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। उत्तर में लिखेंगे नगरीकरण को लेकर के कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। शहरों की ओर पलायन मतलब क्या होता है, शहरों की ओर जाते हैं। मान लेते हैं ये गांव है, अब गांव के लोग शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, कभी आपने सोचा आखिरकार क्यों जो होता है, क्यों पलायन होता है? पलायन क्यों करता है व्यक्ति? पलायन कई कारणों से करता है। या तो भाई गांव में क्या है, गांव में सबसे पहली बात है आर्थिक तंगी है, पैसे नहीं है। अब जब पैसे नहीं होते गांव में तो पैसे कमाने के लोग कहां पर लोग जाते हैं, शहरों में जाते हैं। गांव में केवल खेती करना, कृषि करना, जंगल से लकड़ी काटना, यही तक सीमित है। इससे ज्यादा आप किराना की दुकान खोल लेंगे, बैठ जाएंगे, यही सब कर पाएंगे, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। अब या पंडिताई कर लेंगे, अगर ब्राह्मण है तो आप कथा उथा बाज करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, बढ़ई है तो अपना खुरपा हंसिया बना देंगे, ठीक है, लोहार है तो कुदाल फावड़ा बना देंगे, बढ़ई है तो थोड़ा सा दरवाजा पल्ला बना देंगे, ठीक है, ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, कुम्हार है तो चाक चला करके अपना रोजी रोटी जीवन यापन करेंगे। इसके अलावा गांव में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप गांव से छोड़ करके शहरों की तरफ जाते हैं, पलायन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, शहरों में कोई उद्योग होता है, फैक्ट्री होती है, इसी फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग या तमाम प्रकार के सेवा क्षेत्र होते, बैंक होता, सब कुछ शहरों में अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। अब शहरों में लोग जो है नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए लोग शहरों में जाते हैं, यहीं पर बसना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और बसते जब वहीं पर लगातार काम करते हैं, शादी होती है, शादी के बाद भी वहां पर बीवी बच्चों को वहीं पर रखना होता है, ठीक है, कोई अपने बीवी को, अपने बच्चों को घर पे अगर गांव पे छोड़ करके जाएगा तो शहरों में फिर उसका मन नहीं लगेगा, इसलिए अपनी बीवी को भी वहीं पर लेकर के जाएगा, तो वहां पर उसका एकाकी परिवार बन गया। अब वहीं पर वो फैक्ट्री किनारे अपना घर बनवा ले, वहीं पर रहने लगा। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्र के गांवों से तमाम सारे लोग जाते हैं, फैक्ट्री के किनारे स्थापन करते हैं, वहीं पर रहते हैं, क्योंकि वहां पर सुविधाएं हैं, सब अच्छी अच्छी, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे हॉस्पिटल है, शहरों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। हालांकि वहां का जो नेचर है वो अच्छा नहीं है, गांव का नेचर अच्छा होता है, लेकिन शहरों में आपको सुविधाएं बहुत ज्यादा, भौतिकवादी सुविधाएं आपको बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, इसीलिए लोग गांव को छोड़ करके शहरों में जाकर के बस जाते हैं। और यही बसने की प्रक्रिया, गांव को छोड़ करके शहरों में बसने की प्रक्रिया को नगरीकरण के नाम से या अंग्रेजी में अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरी की ओर पलायन करते हैं, ठीक है, और उनकी जीवन शैली नगरीय सांचे में ढलने लगती है, धीरे धीरे करके वो नगर में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। कारण क्या है इसका? उद्योगों का विकास, क्योंकि शहरों में उद्योगों का विकास हो जाता है, उद्योगों के विकास से लोग उद्योगों में काम करने के लोग वहीं पर जाते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के अवसरों की वजह से जाते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, जहाँ कहीं पर भी काम कर सकता है व्यक्ति, ठीक है, तो उसके कारण से लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और शहरों की तरफ जाते हैं। प्रभाव इसका यह पड़ता है कि इसके कारण से संयुक्त परिवारों का विघटन होता है और व्यक्तिवादी सोच को बढ़ावा मिलता है। नगरीकरण केवल जनसंख्या का बढ़ना नहीं होता, बल्कि व्यवहार में बदलाव भी होता है। यानी कि नगरीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? केवल जनसंख्या का बढ़ना नहीं, बल्कि
व्यवहार में बदलाव को भी नगरीकरण कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। केवल जनसंख्या बढ़ जाए तो नगर नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है, काम करने की शैली बदल जाती है, ठीक है, और नगरों जैसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो इसका यही सब चीजें होती है, नगरीकरण यही होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है जाति यानी कास्ट किसे कहते हैं। देखिए जाति की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, और वर्ग जो होता है वो जो है बेसिकली जन्म पर नहीं बल्कि अर्जित परिस्थितियों के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान चार्ल्स कूले नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतया अनुवांशिकता पर आधारित हो जाए, जैसे मान लेते मैं शुक्ला हूं तो मेरे पिताजी शुक्ला थे इसीलिए मैं शुक्ला हूं, मेरा बच्चा शुक्ला होगा क्योंकि मैं शुक्ला हूं, तो यानी कि ये जन्म पर आधारित चीजें चली आ रही है। आप ठाकुर हो तो आपका बच्चा ठाकुर होगा, आप शूद्र हो आपका बच्चा शूद्र, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया यादव का बच्चा यादव होगा, मौर्य का बच्चा मौर्य होगा, कुहार का बच्चा कुहार होगा, यानी जो आपके पिताजी पीछे टाइटल लगा रहे हैं वही टाइटल हम भी लगाएंगे। यह जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा विशेषता होता है, यानी कि ये जन्म पर आधारित होती है। आपका इसमें कोई जो है वो नहीं होता कि आप अपने दम पर जो है शुक्ला बन गए हो। शुक्ला बनने के पीछे आपका जन्म है। पहले क्या था, जब वर्ण व्यवस्था थी, ब्रह्मणो अस्य मुखमासीदा बाहु राज्यान्यकृतः उरुतदस्यः पदभ्याम शूद्रो अजयतः। पहले जब था व्यवस्था बेटा, वेदों की वैदिक समाज से आप देखेंगे 4 वर्ण हुआ करते थे, चारों जो होते थे कर्म पर आधारित थे, ठीक है, यानी कि वो गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के हिसाब से उनका विभाग अलग अलग बंटता था। जो व्यक्ति क्षत्रिय था वो युद्ध किया करता था, रक्षा करता था, ब्राह्मण व्यक्ति शिक्षा दीक्षा लेता था, ठीक है। इसके अलावा वैश्य जो था व्यापार करता था, शूद्र जो था वो इन तीनों की सेवा करता था। जो कुछ भी नहीं जानता था वो शूद्र बन जाता था, ठीक है। ऐसे में जो शूद्र ब्राह्मणों जैसा कर्म करता था वो ब्राह्मण बन जाता था, जो वैश्य क्षत्रिय जैसा व्यवहार करता था क्षत्रिय बन जाता था। इस तरीके से सबको कर्म के हिसाब से चीजें बता दी जाती थी, यानी कर्म के हिसाब से धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था डेवलप हुई। लेकिन धीरे धीरे करके मध्यकाल तक आते आते यही व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई, और जाति व्यवस्था जो है वह एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था बदली। पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, पहले वर्ण व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था ये समाज बनती चली गई, समाज भारतीय समाज में वर्ण जाति व्यवस्था की बात नहीं की गई थी। पहले वर्ण व्यवस्था थी, वही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हुई, और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, जबकि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो इसी को हम जाति कहते हैं। जाति क्या होती है, पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो ऐसा वर्ग, उसी को हम जाति कहते हैं, ऐसा चार्ल्स कूले ने कहा। नियम की अगर बात की जाए, अच्छा जाति पाति में क्या होता है, जाति व्यवस्था में क्या होता है बेटा, जाति व्यवस्था में खान पान पर प्रतिबंध होता है। कौन सी जाति किसके यहाँ पर खाएगा कौन से नहीं खाएगा ये सब भी इसमें नियम कायदा होता है। और विवाह के कड़े नियम होते हैं जाति में, जैसे एक जाति का विवाह दूसरी जाति में नहीं होता है, एक जाति का विवाह अपनी ही जाति में लोग करते हैं। यहाँ तक कि जैसे मान लेते हैं कि मैं शुक्ल हूँ, ठीक है, अब मान लेते हैं मैं शुक्ला हूँ, ठीक है, या शुक्ल हूँ, शुक्ल बात एक ही, शुक्ल हूँ तो मेरी शादी किसमें हो सकती है, पांडे में हो सकती है, ठीक है, मिश्रा में हो सकती है, तिवारी में हो सकती है, मतलब कि यहाँ की लड़कियां हमारे यहाँ शादी कर सकती है। अब शुक्ला हूं मैं, मान लेते हैं कि मेरा गोत्र गर्ग है, अब गर्ग गोत्र का मैं शुक्ल वंश मामखोर शुक्ल हूं, तब मामखोर शुक्ल की कोई लड़की होगी तो उससे मेरी शादी नहीं होगी, यानी शुक्ला ही है, ब्राह्मण ही है, लेकिन उसकी शादी सगोत्रीय हो जाएगी। सपिंड सप्रवर ये 3 चीजें दिखी जाती हैं, सपिंड सप्रवर और सगोत्र, यानी कि इनमें हमारी शादी नहीं होती है, क्योंकि वो लड़की हमारी बहन लगेगी, चाहे जहां की भी हो, अगर वो एक ही गोत्र की है, गर्ग गोत्र की, जैसे मान लेते हैं मैं गर्ग गोत्र से हूँ। गर्ग ये गोत्र क्या होता है बेटा, गोत्र की अगर बात की जाए तो गोत्र जो होता है, गोत्र जो होता है ये एक प्रकार से एक ऋषि के खानदान पर चलता है। जैसे गर्गाचार्य एक ऋषि थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्ग ऋषि, तो गर्ग ऐसे ही आप देखते हैं संदीपन, ऐसे ही आप देखते हैं गौतम, सांडेल्य, ऐसे तमाम प्रकार के आपको ऋषि मुनि मिलेंगे, अगस्त ऋषि, ठीक है, तो उन सभी का गोत्र आगे चलता रहता है। तो गोत्र जो होता है वो मान एक ही ऋषि के संतानें हैं, इसीलिए उसको गोत्र में कहा था, नहीं कि वो एक ही घर के ही लोग हैं, एक ही कुटुंब के, एक ही पिंड के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, इसीलिए गर्ग का शादी नहीं होता है, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ऐसे में ये चीजें होती, तो यानी एक भी जाति में शादी होती उसमें भी नियम देखा जाता है, यानी जाति व्यवस्था के नियम एकदम से जबरदस्त है, कठोर है। इसमें नियम जो है अपनी जाति के अंतर्गत विवाह होता है, लेकिन अपनी जाति के अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है। प्रत्येक आप सब लोग सही शायद ना समझ पाते हो, लेकिन मैंने चूंकि आप समझेंगे थोड़ा सा और बड़े होंगे, तो प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित सामाजिक स्तर होता है, हायरार्की होता है, यानी हर एक जाति का अपना लेवल होता है, ठीक है।
विशेषता, भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्राचीन और सबसे कठोर रूप होता है। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक टर्म यहाँ पर आया है। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे पुलिस थाने में सबसे बड़ा कौन होता है? जैसे मान लेते थाना का अध्यक्ष, ठीक है, थाना अध्यक्ष जो होता है सबसे बड़ा, उससे नीचे आप जाएंगे मान लेते हैं एसओ हो गया, एसओ से नीचे मान लेते हैं एसआई हो गया, दरोगा, ठीक है, एसआई से नीचे कांस्टेबल यानी कि सिपाही हो गया। आप देखेंगे, अब देखिए सिपाही का जो पावर है वो कम है, ठीक है, इससे बड़ा पावर किसका? एसआई का, ऐसे या फिर उससे फिर थाना अध्यक्ष का है। समझ रहे चीजों को, यानी कि ये एक स्तर फिक्स है कि भाई थाना अध्यक्ष बड़ा है। ऐसे ही जाति व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण जाति सबसे उच्च जाति है, फिर उससे नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इस तरीके से सबका अपना अपना स्तर है, अपना अपना लेवल है, और सबका अपना अपना महत्व होता है। ये एक प्रकार से जाति व्यवस्था में नियम होता है। और यही चीज जो है सामाजिक स्तर को, यानी जिसका कौन सा स्तर होगा, कौन सी जाति का व्यक्ति है, अलग अलग जाति की व्यवस्थाओं का स्तर अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण तो जाति व्यवस्था पर डिपेंड नहीं होता है। सामाजिक स्तरीकरण जैसे किसी के पास खूब ज्यादा पैसा है तो उसकी रिस्पेक्ट भी समाज में खूब होती है, ठीक है, भले ही वो क्षत्रिय हो, भले ही वो वैश्य हो, वैश्य व्यक्ति है, शूद्र व्यक्ति ही है, बड़ा नेता बन गया है तो उसको लोग प्रणाम करेंगे, सलामी ठोकेंगे, क्योंकि उसका पद बड़ा हो गया है, ठीक है। तो स्तरीकरण का मतलब होता है एक स्तर, एक लेवल, सबका लेवल। ऐसे समाज में हर व्यक्ति का लेवल अलग अलग होता है, इसी अलग अलग लेवल को स्तरीकरण कहा जाता है। यह स्तरीकरण बेसिकली पहले जाति व्यवस्था पर आधारित होता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, ठीक है, अब लोगों के कर्म के अकॉर्डिंग हो गया है। अब आगे एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है, हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर की कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। पीडीएफ में आपको सब कुछ, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, लिखित का भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर को करिकुलर मास्टर चैनल पर वीडियो लेक्चर्स आपको पढ़ा हुआ है और शुक्ला डिपार्ट पर भी डाल दिया हूं मैं। बाकी और प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सब कुछ सेट किया जाता है। परीक्षा में 100% आते हैं आपके जो पेपर होते हैं वहां से मेरे द्वारा बताए गए, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, जैसे ही इतना एसएमएस करेंगे आप मेरे नंबर पर, आपके पास से क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए पीडीएफ नोट्स के लिए बेसिकली ग्रुप है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का आपको नोट मिल जाएगा। जैसे आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, अर्थशास्त्र है, सभी विषय का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला और लिखित वाला यानी सब्जेक्टिव वाला दोनों टाइप का आपको नोट्स मिलेगा। जैसे अभी ये लिखित वाला मैं पेपर करवा रहा हूँ, इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा और इससे अलावा और भी नोट्स आपको मिल जाएगा, सबका नोट्स मिल जाएगा विथ आंसर शीट, यानी आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सीरीज आप खरीदते हैं 60 रुपए की पड़ती है, 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितनी की हो जाएगी? 300 रुपए की। ये 300 रुपए आपका एक सेमेस्टर में खर्च होता है, वो नहीं खर्च होगा मात्र 100 रुपए खर्च करने से। अच्छा एक ऑफर आपके लिए और लॉन्च कर दिया गया है अभी, जिन बच्चों को जुड़ना है ऑफर का लाभ उठाना, ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। देखिए मात्र और मात्र 150 रुपए में अगर आप चाहते हैं सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, चूंकि आप कहते हैं गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम सेकंड एंड थर्ड का एक साथ फीस जमा करना चाहते हैं, तो हमारे लिए कुछ वरीयता है, कुछ कंसेशन है। बिल्कुल आपको इसे 200 रुपए लगते हैं, लेकिन 200 रुपए फीस आपकी नहीं लगेगी, मात्र 150 रुपए फीस में सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों का आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ा बेस्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर पूरा थर्ड, जैसे सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और थर्ड सेमेस्टर का क्लास वहां पर आपको मिलता शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लिए 150 रुपए की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं 9984 039 139 पर एसएमएस कीजिएगा। पीडीएफ आपके लिए पूरी व्यवस्था है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि को करिकुलर भी इसी में इंक्लूड है। को करिकुलर यानी कि अनिवार्य पेपर जो होता है उसके लिए व्यवस्थित तैयारी पूरा आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। को करिकुलर के कम से कम आपके 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, अति लघु नहीं पेपर होता है उसका केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ऑब्जेक्टिव का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा विद आंसर शीट, यानी आंसर भी साथ में आपको रहेगा, ठीक है। आंसर शीट के साथ आपको मिल जाएगा, सीरीज लेने की जरूरत या किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत एसएमएस करें, देर न करें, इस नंबर पर 9984 039 139 पर एसएमएस करें, ये बात आप ध्यान रखें और तुरंत जुड़ जाए, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस आपकी लगेगी। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, चौथा प्रश्न आपका आ चुका है सामाजिक बहिष्कार, सोशल
एक्सक्लूशन क्या है बताएं, सामाजिक बहिष्करण क्या होता है। देखिए सामाजिक बहिष्कार वह स्थिति है जिसमें समाज के कुछ विशेष समूहों या व्यक्तियों को मुख्य धारा की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जानबूझ करके अलग कर दिया जाता है या अलग रखा जाता है, उसी को सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। आपने कोई गलती करी है तो इसके लिए आपको जो है सामाजिक बहिष्कार का दंड मिल सकता है, ठीक है। चाहे आपको कोई सभी का जिस पर अधिकार है उस अधिकार से आपको वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको सामाजिक चीजों से वंचित कर दिया जाएगा, आपको राजनीति से वंचित कर दिया जाएगा। आपने कुछ ऐसी गतिविधि करी, कुछ ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से समाज आपका बहिष्कार कर देता है, ठीक है। इसका स्वरूप क्या है बेटा, इसका स्वरूप यह है कि यह जाति, धर्म या गरीबी के आधार पर हो सकता है। इसमें वंचित वर्ग को बुनियादी सुविधाओं जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार या सम्मान से दूर रखा जाता है। कभी कभी आप देखिए पिछड़ा वर्ग था, उसको लोग कहते हैं कि भाई पानी नहीं पिया दिया, पानी पीने नहीं दिया गया इतने वर्षों तक, तो वो सब चीजें जो है ये सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत। जैसे मान लेते कोई चमड़े का काम करता है तो चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति को कुएं पर पानी, जहां पर सार्वजनिक कुआं होता था, जहां पर सभी लोग पानी पीते थे या जहां पर ब्राह्मण लोग पानी पीते थे, वहां पर पानी पीने का अधिकार शायद नहीं दिया गया था, ठीक है। क्योंकि वह एक प्रकार से चमड़े का काम करता था, एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ था, एक विशेष कृत्य से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा कर्म कर रहा था जो कि एक प्रकार से उसके लिए वहां पर व्यवस्था नहीं थी, बाकी अलग उसके लिए व्यवस्था रही होगी पानी पीने के लिए, तो ये व्यवस्था थी, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार या सम्मान से वंचित कर दिया जाए, या तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से समाज आपको बहिष्कार कर देता है। तो सामाजिक बहिष्करण कई दशाओं में आपको देखने को मिलता है। हो सकता है जाति की वजह से, हो सकता है धर्म की वजह से, हो सकता है आपने कुछ ऐसा कुकृत्य कर दिया हो जिसकी वजह से आपको उस विशेष सामाजिक लाभ या विशेष सांस्कृतिक लाभ या राजनीतिक लाभ आपको नहीं दिया जा रहा हो, उससे आपको वंचित कर दिया गया हो। परिणाम, इससे समाज में असंतोष और अलगाव की भावना भी पैदा हो सकती है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक समावेश क्या होता है, सोशल इंक्लूजन। ये आपका था सामाजिक बहिष्करण, था सामाजिक समावेश, तो सामाजिक बहिष्करण था। अगला प्रश्न, पिछला वाला प्रश्न आप देखें, सामाजिक समावेश क्या है। तो सामाजिक समावेश वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को, विशेष करके वंचित वर्ग और बहिष्कृत समूह जो कि बहिष्कृत किए गए बहिष्करण के द्वारा, उन सभी को मिला जुला करके, उन सभी को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनको भी साथ में लेकर के आगे बढ़ा जाए, ठीक है। उसको बोलते हैं सामाजिक समावेश। सामाजिक समावेश और सामाजिक बहिष्करण दो धारणाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत धारणाएं हैं। एक समाज के वंचित और दबे कुचले लोगों को अपने साथ लेकर के चलने की बात करता है, जिसको हम सामाजिक समावेश कहते हैं। सामाजिक बहिष्करण में इन लोगों को अलग करके देखा जाता है। ये दोनों चीजें सामाजिक जो इंडियन सोसाइटी में आपको देखने को मिल सकती हैं। उद्देश्य पहले देखने को मिलती थी, आजकल तो कम हो चुकी हैं। इसका लक्ष्य सभी को समान अवसर प्रदान करना है, सभी को समान अधिकार दिलवाना है और संसाधनों को उपलब्ध करवाना, सभी को सभी का बराबर अधिकार हो संसाधनों पर, ठीक है, ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सके। महत्व इसका ये दोस्तों कि भारत में आरक्षण और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक समावेश का ही एक हिस्सा है। आजकल जो आरक्षण व्यवस्था मिली हुई है SC ST को या फिर OBC कैटेगरी को, ठीक है, या जनरल वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण की बात जो करी गई है, वो सब सामाजिक समावेश के अंतर्गत करी गई है। जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो सब सामाजिक समावेश का एक हिस्सा है, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। ये बात आप ध्यान रखिए। भाजपा का नारा भी सबका साथ सबका विकास रहा है। हालांकि भाजपा अब की बार आप देख रहे, पहले धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा था, लगातार लड़ाई भिड़ाई हो रही थी, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को नहीं देखना चाह रहा था, हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा था। अब क्या हो गया है, आजकल आप देख रहे हैं UGC के नाम पर दो समुदाय आपस में, एक पिछड़ा वर्ग जो है आपस में लड़ रहा है, सवर्ण यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय लाला बनिया ये सब है, ये सब एक तरफ हो गए हैं, और जो OBC कैटेगरी के लोग हैं या फिर जो SC कैटेगरी के लोग, कुछ ही लोग SC ST के कैटेगरी के लोग UGC का विरोध कर रहे हैं, मतलब UGC का समर्थन कर रहे हैं। बाकी अधिकतर लोग UGC का विरोध ही कर रहे, चूंकि UGC के कुछ नियम जो थे बिल्कुल गलत थे, बाकी चीजें बिल्कुल सही है, बिल्कुल नियम होना चाहिए, लेकिन जो कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करे उसका खुल करके विरोध होना चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको ये समझनी होगी दोस्तों कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए और नियम में किसी के लिए कोई वरीयता नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ अपराध करता है, अभी आप देखेंगे एक अपराध हुआ है कहां पर, स्कूल में, एक कॉलेज है, शायद बनारस का कॉलेज है,
ठीक है, वहां पर जो है बवाल हुआ है, गोलीकांड हो गया, शायद न्यूज में मैंने देखा, मेरा दिल आहत होगा कि ऐसे बच्चे वहां पर, बताओ ऐसे बच्चे पढ़ते कि बच्चों की मानसिकता वहां पर पिस्टल कट्टा ये सब लेकर के क्या जरूरत है, नहीं समझ पाते हैं। और विद्यालय प्रशासन को या जो है बनारस के जो प्रशासन है वहां के प्रशासन को क्या देखना नहीं चाहिए इस चीजों को कि भाई क्या हो रहा है कैंपस में बच्चों को, ये जो गुटबंदी चलती है इस गुटबंदी को खत्म करना चाहिए। जो गुटबंदी चलती है गुटबंदी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इसी के लिए नियम बनाया गया था यूजीसी। हालांकि यूजीसी का नियम जो है बिल्कुल गलत कर दिया गया, तो वो नियम सही बनाए ताकि ऐसे कांड ना हो और किसी प्रकार का कोई जो है किसी को कोई सता ना पाए, सभी आराम से रहे, मिलजुल करके रहे, भाईचारा बना रहे सभी का, ये जरूरी है। विवाह, मैरिज किसे कहते हैं? देखिए, समाज शास्त्र में विवाह एक ऐसी सामाजिक और कानूनी संस्था है जो स्त्री और पुरुष को परिवार बसाने और संतान उत्पत्ति की स्वीकृति प्रदान करती है। यानी विवाह क्या है? विवाह एक कानूनी संस्था होती है दोस्तों। बिना विवाह के अगर आपका बच्चा हो जाता तो उसको कानून मान्यता नहीं देता, ना तो समाज मान्यता देता है। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष एक साथ एक परिवार में एक घर में रह सकते हैं, विवाह रूपी संस्था ये डिसाइड करती है। ठीक है, तो संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति जो आपकी होगी उसको आपकी संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा जब आप विवाह संस्था के द्वारा संतान उत्पन्न करेंगे। विवाह से पहले हुई संतान को नाजायज संतान कहा जाता है, विवाह के बाद उत्पन्न संतान को जायज संतान कहा जाता है। और जायज संतान का ही हिस्सा मिताक्षरा टीका में बताया गया है कि वो संपत्ति का अधिकारी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रकृति की अगर बात की तो हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार हिंदुओं में, जबकि मुसलमानों में, ईसाइयों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। तो समझौता दोस्तों कभी भी भंग हो सकता है, इसलिए मुस्लिम विवाह में आप देखिए तलाक की व्यवस्था है। हिंदुओं में तलाक की व्यवस्था पारंपरिक रूप से नहीं थी, लेकिन 1956 का जो अधिनियम आया उस अधिनियम के बाद में हिंदुओं में विवाह विच्छेद की व्यवस्था कर दी गई ताकि अगर कोई दिक्कत है तो विवाह से अलग हो सकते हैं। लेकिन ये 7 जन्म का रिश्ता होता है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार, गाना सुने होंगे। वो 7 जन्म 7 कस्में खवाई जाती हैं जब शादी होती है। ठीक है, कन्या के ये है 7 वचन, करना होगा इसका पालन। उसमें क्या है कि भाई उसमें क्या है, करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे कर। ठीक है, दान उद्यान तीर्थ यात्रा जब भी आप करो तो पत्नी को साथ में लेकर के करो। एक दिन अगर आप कहेंगे तो मैं कन्या जो 7 वचन कन्या कहती है पति से अपने, उसको मैं पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। मैंने डायरी में लिख रखा है उसको। ठीक है, बारीकी के साथ मैंने उसमें रख रखा है। मैं आपको कहूँ तो सुनाने का प्रयास करता हूँ विवाह को लेकर के। मेरे पास डायरी, जो मेरी डायरी कहीं पर रखी होगी, अगर मिल जाती तो मैं अभी आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, हालांकि मिल नहीं रही है। ठीक है, तो उसमें मैंने इन चीजों को पूरा मेंशन कर रखा है, उसमें लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, उसमें एक बढ़िया तरीके से 7 वचन को ऐसे गाने में बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा बेस्ट रहता है। तो जो ये वचन होते हैं और 5 वचन पुरुष के होते हैं, ये 7 वचन और 5 वचन जो होते हैं इनको निभाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि आजकल तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए, मिलता नहीं, मिलेगा तो मैं बता दूंगा, मिल नहीं रहा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप कि हाँ 1 मिनट, ये मिल गई है। तो ये सब चीजें जो है आपको जो है, अच्छा उसमें पुरुष का वचन क्या है, क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, ये सब चीजें बताई गई हैं। देखिए पहला वचन क्या कहता है इसमें, पहला वचन जो है कन्या जब कहती है तो 7 संस्कार जो होता है, मतलब ये संस्कार होता है। ठीक है, जबकि अन्य समाजों में यह एक नागरिक अनुबंधनी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कभी भी भंग हो सकता है। कार्य क्या है, समाज में यौन संबंधों को नियंत्रित किया जाए, नियमित किया जाए। ठीक है, यानी जो सेक्स रिलेशन है वो एक प्रकार से नियमबद्ध तरीके से हो, शादी होने के बाद ही हो। और बच्चों के समाजीकरण का आधार भी बनता है कौन, विवाह। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहले वचन में क्या है, पहला वचन क्या है बेटा, पहला वचन है कि करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे करे, करो यज्ञ जप दान साथी समझे करे, अगर बात मानो ये प्रथम हमारी, तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ये पहला वचन कन्या कहती है अपने जो है
पति से कि अगर आप ये मेरा पहला वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में बैठूंगी, फिर उसके बाद सिंदूर दान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हिंदुओं में विवाह एक जबरदस्त तौर, एक बहुत जबरदस्त रीति से होता है, मजा आ जाता है अगर विवाह सही से हो जाए। दूसरा वचन कहती कन्या कि करो देव अर्चन सुर गण मनावो, करो श्राद्ध पितरों की श्रद्धा बढ़ावो, अगर बात मानो द्वितीय हमारी, तो बामंगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ये दूसरा वचन कन्या कहती है कि भाई अगर आप पितरों का श्राद्ध करेंगे, पिंड करेंगे, सुर गण मुनि सभी को मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और मेरे साथ रह करके करेंगे, मुझे अपने बाएं भाग में स्थान देंगे, दाहिने भाग में स्थान देंगे, तो ये चीजें मैं आपके बाएं भाग में भी बैठने के लिए तैयार हूं, तभी सिंदूर दान हो जाएगा। तीसरा वचन फिर कहती है तो पुरुष कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तीसरा वचन जब कहती कन्या कि निज परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम, करो प्रिय धनार्जन परिश्रम करो तुम, अगर तीसरी बात मानो हमारी, तो बामंगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ऐसे चौथा वचन कहती है निज परिवार की रक्षा करो, धन का बढ़ोतरी करो, ठीक है, धनार्जन करो, परिश्रम करो, ये सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं शादी के बाद में आप जो है बस मोह में ही फंस जाओ, आगे आगे अपना जो है कार्यभार आगे बढ़ाते रहो। चौथा वचन कहती कन्या धन धान्य अर्जन विवर्धन करो तुम, गृहस्थी संभालो समार्जन करो तुम, अगर बात मानो चतुर्थी हमारी, तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ये चौथी वचन कन्या कहती है कि धन धान का अर्जन करो, ठीक है, गृहस्थी संभालो। यहाँ पर गृहस्थ क्या है? गृहस्थ एक आश्रम है। भारतीय समाज शास्त्र जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें गृहस्थ आश्रम एक है, और गृहस्थ आश्रम दोस्तों जो है सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, सबसे अच्छा आश्रम कहा गया है। तो आश्रम व्यवस्था जो है इसमें आपको पढ़नी भी है, तो गृहस्थ आश्रम संभालने के लिए यहाँ पर आपको कन्या कहती है। इसके अलावा पांचवा वचन कहती है कि बापी कूप तड़ाक बनाओ, श्रद्धा से पुरुषार्थ कमाओ, यानी पुरुषार्थ कमाओ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी आपको यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ चार होते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म की प्राप्ति करो, अर्थ रुपया पैसा कमाओ, ठीक है, और काम यानी अपनी इच्छा पूर्ति करो, जीवन की जो इच्छाएं उसकी पूर्ति करो। अगर ये तीन कर लेते तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही सब करो, ठीक है, ये सब। तो ये पांचवी बात हो गई कि श्रद्धा से पुरुषार्थ कमाओ, बापी कूप तड़ाक यानी कुआं खुदवाओ, ठीक है, तालाब बनवाओ, ये सब करवाओ, ठीक है, पहले। छठा वचन क्या है कि घर में रहूं या सभा में रहूं, श्री ओंकार को मान स्वधर्मी बनो तुम। यानी छठी बात ये कहती कि भाई आप स्वधर्मी बनो, अपने धर्म का पालन करो, ठीक है, ये सब चीजें करो। इसके अलावा सातवां वचन कहती है, सातवां वचन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम सीता क्या कहते हैं कि दुनिया में जो है अपनी नारी को छोड़ सभी दुनिया में जितनी नारी हैं रिश्ते में मेरे कुछ और नहीं, माँ बेटी बहन हमारी हैं। इस सिद्धांत को लेकर के सातवां वचन कन्या कहती है कि पर नारियों से ना तुम दिल लगाना, मेरे भाव से ही सदा सुख मनाना, अगर बात मानो ये सातवीं हमारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ये 7 वचन जो है 7 जन्म के रिश्ते होते हैं, और 7 फेरा होता है, 7 वचन होते हैं, ठीक है। तो ये 7 जन्म का रिश्ता, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है हिंदुओं में शादी। ये विवाह पे मैटर आ गया था इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। तो ये 7 वचन होते हैं, कन्या कहती है। फिर 5 वचन पुरुष कहता है कि भाई जब मैं घर पर रहूं, पुरुष क्या कहता है वचन? क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शन। अगर मैं कहीं पर हास्यम पर गृहयानम, कहीं पर जाना हो, कहीं पर जाना हो, किसी से बातचीत करनी हो, चोटी गूंथना हो, या फिर उपटन लगाना हो, तेल लगा के बढ़िया से शरीर में एकदम से मेकअप करना हो, तो जब तक पति सामने तब तक आप मेकअप करें। लेकिन जब पति परदेश में है तो आपको मेकअप करने का अधिकार नहीं दिया गया है कि आप मेकअप करें या फिर खूब बढ़िया सज धज करके बैठे दूसरे के घर पर के जाएं। पति आपका घर पे नहीं तो आप दूसरों के घर पे नहीं जाना है। ये सब चीजें उसमें बताई गई हैं, ठीक है।
और उसके परिवार को अपने पति मतलब जैसे जो है बड़े भाई को भाई मानना, पिता को पिता जैसे, ठीक है, माता को माँ जैसे, इस तरीके से ट्रीट करना, ये सब चीजें उसमें बताई गई हैं। तो ये सब है विवाह हिंदुओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका वर्ण। अब वर्ण आ चुका। वर्ण क्या है बेटा? वर्ण आश्रम, वर्ण व्यवस्था। वर्ण आश्रम में क्या है? वर्ण आश्रम की अगर बात की जाए तो उसमें आप देखते हैं 4 चीजें बताई गई हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय सामाजिक संगठन का एक आधार है जो व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित था। मैंने एक श्लोक बताया था कि ब्रह्मणो अस्य मुखमासीदा बाहुराज्यान्याकृतः उरुतदस्य दवैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आप देखते हैं ये श्लोक है, ठीक है। मतलब कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई, शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, वैश्य की उत्पत्ति, ठीक है। यहां तक कि देवताओं की उत्पत्ति के बारे में पूरा मंत्र लिखा है, जैसे कि चंद्रमा मनसौ जातः। चंद्रमा की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के मुखमंडल से, यानी ब्रह्मा के मुखमंडल से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। उस विराट पुरुष के मुखमंडल से चंद्रमा की उत्पत्ति मन से। चंद्रमा मनसौ जातः चक्षु सूर्यो अजायतः। चक्षु माने आंख, आंख से सूर्य की उत्पत्ति होती है, इस तरीके से, ठीक है। वायुष्या प्राणश्या मुख दग्धि अजायत, मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। ऐसे तमाम प्रकार की बातें, तमाम देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, वर्ण की उत्पत्ति के सब कुछ बताया गया है। मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण, इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुखमंडल से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य से शूद्र मतलब की जंघों से वैश्य की उत्पत्ति, और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है, ठीक है। जाति से अंतर की अगर बात की तो वर्ण व्यवस्था लचीली थी, कर्म आधारित पर थी। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण था, अगर उसका कर्म बहुत ज्यादा घिनौना था तो शूद्र से बदतर होता था, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र था, ब्राह्मण जैसा कर्म करता था, ब्राह्मण के समान पूजनीय होता था। जबकि जाति व्यवस्था कठोर हो गई, जन्म पर आधारित हो गई। यह व्यवस्था समाज में कार्यों के विभाजन का एक व्यवस्थित रूप रही। कौन? वर्ण व्यवस्था, ठीक है। आगे देखते हैं सातवीं गण क्या होता है। सातवीं गण एसिमिलेशन कहते हैं सातवीं गण को। सातवीं गण एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें 2 अलग अलग संस्कृतियों के लोग इस तरह आपस में मिल जाते हैं कि उनकी अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है और वे एक नई साझा संस्कृति अपना लेते हैं, ठीक है। तो वो होती है सातवीं गण। यानी कि जब 2 अलग अलग संस्कृतियां, 2 कल्चर, यानी एक कल्चर है ए संस्कृति कोई है और कोई बी संस्कृति है, दोनों संस्कृति क्या होती है? आपस में मिल जाती है। कहीं पर मानते हैं एक संस्कृति इधर से आई, दोनों संस्कृति आपस में मिल गई और दोनों ने अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा कर लिया और एक नई संस्कृति सी बन जाती है। तो इस सी संस्कृति बनने की प्रक्रिया को ही सातवीं गण कहा जाता है। यानी दोनों की अच्छाइयों को शामिल करके एक नई संस्कृति का बना लेना सातवीं गण कहलाता है। प्रक्रिया यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक समूह दूसरे समूह की आदतों को, उनकी भाषा को और उनके जो जीवन के मूल्य हैं उनको अपना लेता है। उदाहरण के रूप में जब कोई विदेशी भारत में आकर के पूरी तरह यहाँ के खान पान, भाषा को अपना ले तो वह सातवीं गण कहलाएगा। यानी कि कोई जैसे रसिया की बहुत सारी महिलाएं भारत में आकर के वृंदावन में रहती हैं और कृष्णा राधे मूवमेंट पर आप देखते हैं उछल उछल करके नृत्य करती हैं, तो वो सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं सातवीं गण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। अगला क्वेश्चन आपका दृढ़ीकरण क्या है? दृढ़ीकरण, जिसको आप कह सकते हैं असरेशन। दृढ़ीकरण की अगर बात की, इसका अर्थ है समाज के उन वर्गों जैसे कि दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, या एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के द्वारा अपने अधिकारों, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान के लिए मजबूती से आवाज उठाना। यानी जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए और अपने अधिकारों की मांग के लिए एक मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं। उस आवाज उठाने की प्रक्रिया को दृढ़ीकरण कहते हैं। यह आधुनिक भारतीय राजनीति का एक मजबूत हिस्सा है। इसके माध्यम से दबे कुचले वर्ग अपनी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रभाव। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि इससे समाज में सत्ता का संतुलन बदलता है और दबे हुए वर्गों को न्याय मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो वर्ग, क्लास क्या है। 10वां प्रश्न वर्ग। देखिए, वर्ग समाज के उन व्यक्तियों का समूह है जिनकी आर्थिक स्थिति, आय का स्रोत और जीवन का स्तर लगभग में समान होता है। वो यानी कि जिनके पास पैसा भी बराबर है, आय का स्रोत भी एक ही है, जीवन का स्तर भी एक जैसा है और आर्थिक स्थिति भी एक जैसी है, ठीक है। यानी जिनके पास पैसा रुपया सब बराबर मात्रा में है, सबका समान है, तो ऐसे लोगों को एक वर्ग के लोग कहा जाता है, ठीक है। जाति से अंतर, यानी जाति व्यवस्था से अंतर, इसमें जाति व्यवस्था अपने भारत में रही, वर्ग व्यवस्था विदेशों में रही है।
वर्ग जन्म पर आधारित नहीं होता है, जबकि जाति जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, उपलब्धि और पूंजी पर आधारित होती है जो है वर्ग व्यवस्था। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना वर्ग बदल सकता है, जैसे गरीब से अमीर बन सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, क्लास होता है अंग्रेजी में वर्ग का मतलब, और जाति का मतलब होता है कास्ट। मुख्य रूप से समाज में 3 वर्ग होते हैं। पहला होता है उच्च वर्ग, दूसरा होता है मध्यम वर्ग और तीसरा होता है निम्न वर्ग। इसके पास बहुत कम पैसा होता है, इसके पास मीडियम होता है, खर्चा पानी चल जाए पूरा। और उच्च वर्ग के पास बहुत पैसा होता है कि भाई बहुत आराम से वो अपना पैसा कमा खा सकता है। सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का आप खंडवा देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिनकी संख्या आपकी 8 के आसपास होगी संख्या, लेकिन इसका उत्तर आपको 200 से 250 शब्द या 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। हालांकि मैंने थोड़ा लंबा उत्तर लिख रखा है, विस्तार से आपको समझाऊंगा। प्रश्न आपका, ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों में अंतर की चर्चा कीजिए। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में 100% आता है। देखिए, ग्रामीण और नगरीय समुदाय एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इसमें बहुत सारा अंतर देखने को आपको मिलता है। पहला अंतर, ग्रामीण समुदाय जो होता है, नगरीय समुदाय में व्यवसाय ही अलग अलग होता है। पहला अंतर क्या है, व्यवसाय का अंतर। ग्रामीण समुदाय दोस्तों, इसका मुख्य आधार कृषि और पशुपालन होता है, यानी कि यहाँ के लोग, गांव के लोग खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं या डेयरी खोल करके दूध बेचते हैं। जबकि नगरीय समुदाय में लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योगों में लत होते हैं और सरकारी नौकरियां करते हैं, फिर निजी नौकरी यानी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी लोग शहरों में करते हैं, और गाँव में क्या होता है, केवल खेती करना और पशुपालन करना। ये अंतर रहा। दूसरा अंतर, जनसंख्या का घनत्व को लेकर के। देखिए, गांव में जनसंख्या का घनत्व जो है कम होता है, जनसंख्या बिखरी हुई होती है, खेत होते हैं। ठीक है, जबकि शहरों में बहुत कम जगह में बहुत का अधिक लोग रहते हैं, जबकि गांव में बहुत अधिक जगहों पर बहुत कम लोग रहते हैं। गांव में जनसंख्या कम होती है, शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है। घनत्व जनसंख्या का शहरों में ज्यादा होता है, गांव में जनसंख्या का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। गांव में जनसंख्या बहुत कम आबादी है, बस गांव में सबका लंबा लंबा मुहारा होता है। शहरों में एक कार खरीद लेते हैं तो लोग खड़ियाने की जगह नहीं पाते हैं, ये आप सोच लीजिए। ठीक है, तीसरी व्यवस्था, सामाजिक संबंध। गांव में प्राथमिक संबंध होते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और इमोशनली कनेक्ट होते हैं गांव के लोग। जबकि मतलब घनिष्ठता के साथ संबंध होता है गांव के लोगों का। जबकि शहरों में द्वितीयक संबंध होते हैं, यानी जिसको आप औपचारिक संबंध कह सकते हैं। बस केवल अपने काम धंधे के सिलसिले में ही एक दूसरे को जानते हैं, बाकी कोई उनका इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता। काम से काम रखते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता, उसको द्वितीयक संबंध कहते हैं। चौथा अंतर होता दोस्तों, गतिशीलता का अंतर। ग्रामीण समाज रूढ़िवादी और स्थिर होता है, जहां बदलाव जो होता है समाज में धीरे धीरे होता है, एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा बदलाव होता है, समाज में जल्दी बदलाव नहीं आता है। क्योंकि गांव में, शहरों में की बात की तो नगरीय समाज जो होता है बहुत गतिशील होता है। यहाँ पर परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, फैशन यहाँ पर लोग जल्दी जो है ट्रेंड में आता है, विचार जल्दी लोग सीख जाते हैं, तकनीकी में आप देखते हैं बहुत जल्दी बदलाव होता है। कहाँ पर, शहरों में। गाँव में ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा पर्यावरण की अगर बात की जाए तो पर्यावरण में अंतर। देखिए, गांव का वातावरण शुद्ध होता है और प्रकृति के करीब होता है। गांव के लोग बीमार भी कम होते हैं। ठीक है, जितने लोग शहरों में बीमारियां ज्यादा है। देखिए, आप कोरोना में देख लीजिए, कोरोना के लोग शहर को छोड़कर गांव में भाग भाग करके आ रहे थे। गांव में क्या था, कोरोना का मामला कम दिख रहा था, शहरों में बहुत ज्यादा कोरोना जो है डेवलप था। ठीक है, जबकि शहरों में प्रदूषण और कृत्रिमता अधिक होती है, आप देखेंगे। ठीक है, अभी जो बारिश आप देख रहे हो रही, बिना मौसम के बारिश हो रही है, ये सब कोई कह रहा कि बिल गेट्स की कोई कंपनी इसको फंडिंग बिल गेट्स ज्यादा करते हैं, उसको लेकर के तमाम सारी चीजें बताई जा रही है सोशल मीडिया पर। हालांकि क्या बात सही क्या नहीं है, बता रहे कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बिछाई जा रही है ऊपर से क्षोभ मंडल के ऊपर, ताकि जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बराबर किया जा सके, पृथ्वी का टेम्परेचर घटाया जा सके, बढ़ेगा। जिसकर्ता सरल शब्दों में कहें तो गांव सादगी और भाईचारे का प्रतीक है, जबकि शहर सुविधा और व्यवसायिकता का केंद्र है। आपको गांव, शहरों में सुविधा मिलेगी, व्यवसायिकता मिलेगी, लेकिन गांव में आपको अगर आप जो है चोट लग गई आपको तो कोई आपका पूछने वाला नहीं मिलेगा शहरों में। ठीक है, शहरों में अपनों से मतलब सबका बस केवल पैसों से संबंध होता है, बाकी कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपका चुका, भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को समझाइए। भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? देखिए, भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ है भारतीय समाज को यहाँ के प्राचीन धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और पांडुलिपियों के आधार पर समझना। यानी भारत को समझने के लिए प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए, प्राचीन शास्त्रों को पढ़ा जाए, पांडुलिपि मतलब होता है बहुत पुरानी लिपियां जिसको हाथों से लिखा गया हो, उसको समझना, जो बहुत पहले लिखी जा चुकी है।
तो उसी को भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। भारतीय समाज को समझने के लिए प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए, शास्त्रों को पढ़ा जाए, पांडुलिपियों को पढ़ा जाए और उसके आधार पर समझा जाए कि भारत समाज कैसा था। ठीक है। पहला, मुख्य आधार। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि यदि हमें भारतीय समाज को जानना है, यानी हमारे जाति के बारे में समझना है, परिवार के बारे में समझना है, धर्म के बारे में जानना है, वो भी भारतीय जाति समाज और धर्म के बारे में, तो उसको सही से समझना है तो हमें वेदों को पढ़ना पड़ेगा, हमको पुराणों को पढ़ना पड़ेगा, मनुस्मृति को पढ़ना पड़ेगा, रामायण और महाभारत को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि चार स्कूले कुछ आकर के बता देंगे तो हम उनको मान लेंगे। ठीक है। हमको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तब हम अपने समाज के बारे में, अपने चीजों के बारे में जान पाएंगे। कार्ल मार्क्स उठ करके विदेश का व्यक्ति वो कह दे कि धर्म जनता के लिए अफीम है तो हम उसको मान नहीं लेंगे ऐसे कि धर्म जनता के लिए अफीम है। हम चेक करेंगे उसको, हम वेदों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, मनुस्मृति को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, उसमें गलती है, उसमें त्रुटि है तो हम बताएंगे कि भाई ये गलत है, ये चीजें उस समय के संदर्भ में वो चीजें सही है, आज के समय में जो संदर्भ में सही नहीं उसको आप बदलाव कर सकते हैं, उसको आप नहीं मानिए। बाकी एक चीज गलत होने के साथ साथ आप पूरे के पूरी चीजों को गलत नहीं कर सकते। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे, तो ये चीजें बिल्कुल ठीक है। तो यानी भारतीय विद्याशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य वो ये कहता है कि भारतीय समाज को समझने के लिए विदेशों की स्रोतों पर हमको डिपेंड नहीं होना है, हमको खुद की चीजों को पढ़ना चाहिए। उसी को भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। प्रमुख विचारक इसके रहे हैं डॉक्टर जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं और इन्हीं मतलब इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य का जनक माना जाता है। जीएस घुरिये को भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जनक है डॉक्टर जीएस घुरिये। उन्होंने ग्रंथों के आधार पर भारतीय संस्कृति की व्याख्या करी है, जो मैंने पुराने ग्रंथ बताए उनके आधार पर। तीसरी बात, विशेषता इसकी क्या है कि यह नजरिया भारतीय समाज को अंदर से देखने की कोशिश करता है कि वास्तव में भारतीय समाज कैसा रहा होगा, कैसा था, क्या क्या था। यह उन मूल्यों और सिद्धांतों पर जोर देता है भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो हजारों वर्षों से भारतीय समाज को बांधे हुई है, एकजुट रखे हुए है। उदाहरण के रूप में जैसे वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का सहारा लेना इसी परिप्रेक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें हमने एक श्लोक बताया कि ब्राह्मणों से मुखमासीन बाहुराजन्य करता है पदभ्याम शूद्रो जाता। हमने इसलिए इसको बताया चूंकि ये पुरुष सूक्त आपको पढ़ना पड़ेगा ऋग्वेद का, तभी आप भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था को समझेंगे। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय धर्म ग्रंथों को। ठीक है। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि यह विचारधारा मानती है कि भारत का वर्तमान उसके गौरवशाली अतीत यानी कि जो प्राचीन जो एक प्रकार से इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है और शास्त्र उसमें छिपा हुआ, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनको अगर हम प्राचीन चीजों को पढ़ेंगे तो उससे मिल जाएगी उस समस्याओं का समाधान। चौथा क्वेश्चन, क्या जाति वर्ग में परिवर्तन हो रही है? समझाइए, क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है, यानी कि जाति जो है वर्तमान में जो जाति व्यवस्था है ये वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है क्या? इसको एक प्रकार से बताएं। देखिए उत्तर लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा हो रहा है। लिखेंगे आधुनिक समय में भारतीय समाज में यह एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है कि जाति व्यवस्था के कठोर नियम अब धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं और वे वर्ग का रूप ले रहे हैं। भारत में आप देखते हैं अब जाति के नाम पर किसी को ना तो सताया जाता है, ना ही जाति के नाम पर कोई ऊंच नीच की बात होती है, सब बराबर है और सभी को बराबर अधिकार मिलता है। ठीक है। हालांकि आरक्षण वगैरह अपवाद के रूप में या फिर जो यूजीसी का नियम आया इसमें भी कुछ अपवाद एक्सेप्शन को छोड़ दे तो बाकी सब समाज बराबर है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का भी अंत करता है, उपाधियों का अंत 18 करता है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 जो है धर्म जाति, अनुच्छेद 14 क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समता, कानून के नजरों में सब बराबर है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये सब बताता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है। तो पदानुक्रम में बदलाव, पहले जाति केवल जन्म से तय होती थी लेकिन अब शिक्षा और आर्थिक स्थिति यानी पूंजी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। एक निम्न जाति का व्यक्ति भी अच्छी शिक्षा पाकर के उच्च वर्ग यानी अमीर वर्ग में शामिल हो सकता है। आजकल आप देखते हैं कि जिसके पास पैसा रुपया खूब ज्यादा है उसका लोग सलामी ठोकते हैं, उसको लोग प्रणाम करने लगते हैं। आप पैसा कमाइए बस, आप देखिए। ठीक है। दूसरा है खान पान और विवाह। अब शहरों में लोग होटल या ऑफिस में साथ बैठ करके खाना खाते हैं, चाहे कोई एक व्यक्ति शूद्र व्यक्ति बैठा हो, चाहे कोई क्षत्रिय बैठा, कोई ब्राह्मण बैठा हो, सब साथ में बैठ करके भोजन करते हैं, सारे दोस्त बैठ करके एक थाली में भोजन करते हैं। तो सब चीजें हैं। ठीक है। उस समय जाति नहीं पूछते कि किस जाति की हो भाई तुम। अंतर जाति विवाह भी आजकल आप देख रहे बढ़ रहे हैं, अंतर जाति अंतर धार्मिक विवाह बढ़ रहे हैं। ठीक है।
जो जाति के वर्ग में बदलाव का संकेत है। आप देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेटर विदेशी लड़कियों से शादी करते हैं, सब छूट मिल गई, कोई ऐसा किसी के ऊपर दबाव नहीं, पैसा कमाओ, आप मेरी जाति के बारे में कुछ भी बोलोगे या जाति से बाहर शादी करो, कोई आपका मम्मी पापा भी नहीं बोलेंगे अगर आप उस लेवल के होंगे तो, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप ऐसे हैं तो भाई उसमें सभी बोलेगा, कुछ करने धरने राय करे तो जो बोलेंगे करना ही पड़ेगा। व्यवसाय की स्वतंत्रता, पहले हर जाति का एक निश्चित काम होता था, लेकिन अब योग्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे को अपना सकता है। पहले केवल टीचर कौन बनता था, ब्राह्मण बनते थे, आजकल क्या कोई भी व्यक्ति पढ़ा सकता है, ठीक है। पहले दुकान कोई केवल वैश्य ही खोलता था, आज शूद्र भी खोल सकता है, ब्राह्मण भी, बनिया भी, वैश्य भी, सब खोल सकता है दुकान, ठीक है। पहले व्यापार केवल वैश्य लोग करते थे, आजकल सभी लोग व्यापार करते हैं, ठीक है। तो आप कोई जाति व्यवस्था का उतना कठोर नियम नहीं है। राजनीतिक चेतना, अब जातियां एक वोट बैंक का या हित समूह की तरह काम करती हैं जो वर्ग के राजनीतिक स्वरूप जैसा है। आजकल जाति, पुरानी जाति जो सहिष्णुता की जाति थी, जो जाति व्यवस्था में एक जाति दूसरी जाति से बड़ी प्रेम करती थी, एक जाति दूसरी जाति के यहाँ पर जाते थे, खाते थे। आज भी भारतीय समाज में जब शादी होती है तो विवाह शादी के सुबह आप देखिए एक नाई जाति का व्यक्ति बैठा रहता है, पंडित जी बैठे रहते हैं। चाहे किसी शूद्र के यहाँ शादी होती है, किसी शूद्र के यहाँ शादी है, पंडित जी रहेंगे, पूजा करवाएंगे, बैठेंगे। सुबह पंडित जी पैसा मांगने के लिए, उस शूद्र से पैसा मांगने के लिए पंडित जी बैठे रहेंगे खटिया पर, अच्छा दिलवाएंगे। आप पवित्र पवित्र सर्वस्थाम गतोपि मंत्र पढ़ेंगे, अच्छा दिलवाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, उससे कहेंगे भैया जो है विवाह करवाए, कुछ दक्षिणा दीजिए। तब वो शूद्र व्यक्ति पंडित जी को पैसा देगा, उस नाई को पैसा देगा जो शादी करने के लिए आएगा, उस कुम्हार को पैसा देगा जो उसमें कुम्हार बर्तन लेकर के आया है, उस बढ़ई को पैसा देगा जो उसने कौवा और सुग्गा जो पीढ़ा उड़ा बना करके लाया है वो। इसके अलावा वो एक प्रकार से उस धोबी को पैसा देगा जो रात में सुहाग देती है, उस जो है क्या नाम है, उस आदमी को पैसा देगा जो घर में काम काज किया हुआ है, चूड़ी पहनने वाले को पैसा देगा, गोला ताकने वाले को देगा, सबको पैसा। तो ये सब एक जाति व्यवस्था, हर जाति के लोग जो है आकर के बैठेंगे, भैया शादी करने के लिए आए, कुछ नेक दे दीजिए, सब अपना अपना नेक लेने के लिए आते। ये जाति व्यवस्था का एक अच्छा स्वरूप था, लेकिन इसको बिगाड़ दिया आज के जो राजनीतिक समूह है उन लोगों ने, मार करवा दिया, द्वंद्व करवा दिया, झगड़ा करवा दिया। आज एक जाति दूसरी जाति से लड़ रहे हैं। पहले की जाति व्यवस्था में कोई मारपीट नहीं होती थी, कोई दंगा फसाद नहीं होता था। आजकल क्या है, सब राजनीति के चक्कर में सारे जाति एक दूसरे से लड़ भिड़ रही है, मर रही है, कट रहे हैं एकदम से। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जाति पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन इसका रूप अब आर्थिक हैसियत यानी कि वर्ग की ओर मुड़ रहा है। आजकल पैसा रुपया कमाओ, जाति का कोई फंडा बचता ही नहीं। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, समझाइए। विवाह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पूरा सिस्टम, तो हमें बस पढ़ना ही बाकी है। हिंदू समाज में विवाह को केवल एक कानूनी समझौता यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, बल्कि एक पवित्र धार्मिक संस्कार मानते हैं। 16 संस्कारों में से विवाह एक संस्कार है। पहली बात, अविच्छेद बंधन, इसे जन्म जन्मांतर का साथ माना जाता है। 7 जन्म मैंने आपको बताया भी थे अभी, जिसे सामान्य परिस्थितियों में तोड़ा नहीं जा सकता है। अग्नि के सामने 7 फेरे आपको लेने पड़ते हैं। अग्नि और इसके अलावा पंचमम ध्रुवमा लोक यानी 5वां ध्रुव तारा, पंडित जी बैठे हैं, सगे संबंधी सारे बैठे हुए हैं, पंडित जी 2 पंडित जी बैठे हुए हैं, सगे संबंधी बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये अग्नि साक्षी है, अग्नि के अलावा हमारे कुटुंब साक्षी है, सबको साक्षी। इसके अलावा 5वां ध्रुव तारा साक्षी है। सबको मान करके शपथ ली जाती है कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये अविच्छेद्य बंधन है, तलाक की कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी बात है धार्मिक उद्देश्य। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल यौन सुख नहीं बल्कि धर्म का पालन करना है। यानी हिंदुओं में केवल सेक्स के लिए शादी नहीं की जाती, ठीक है, यौन सुख के लिए शादी नहीं की जाती, बल्कि धर्म के पालन के लिए शादी करी जाती है। क्योंकि पुत्र प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक पितृ ऋण से मुक्ति नहीं होगी। देव ऋण, पितृ ऋण और जो है देव ऋण, पितृ ऋण और एक आपका एक और ऋण होता है ऋषि ऋण। ये 3 ऋण जो होता है व्यक्ति को पाटना होता है, ठीक है। तो पितृ ऋण से मुक्ति तभी व्यक्ति पाता है जब, जैसे मान लेते हैं कि जब तक अपने पिता को, मेरा पुत्र नहीं होगा, मेरा पुत्र मुझको आग नहीं देगा, तब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। यानी ये हिंदुओं में एक प्रथा चलती है। तो पितृ ऋण जो होता है, पुत्र प्राप्ति जब हो जाएगी, वो पुत्र तो यही चीजें होती है। रति माने आनंद, आनंद, ठीक है। पुत्र प्राप्ति यानी कि धर्म का पालन करना, पुत्र प्राप्ति करना, और बाद में रति यानी आनंद की प्राप्ति बाद में करना हिंदू विवाह का उद्देश्य होता है। इसके अलावा यज्ञ और मंत्र, विवाह की प्रक्रिया पवित्र मंत्रों और अग्निदेव की उपस्थिति में संपन्न होती है, जो इसे दैवीय स्वीकृति प्रदान करती है कि देवताओं के समक्ष ये शादी हो रही है।
पवित्रता की अगर बात की जाए तो इसमें कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है, जो इस संस्कार की धार्मिक गरिमा को दर्शाता है। हालांकि आजकल दान शब्द का प्रयोग बड़ा प्रचलन में है। कन्यादान, दान शब्द कन्या के लिए प्रयोग करना बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। दान शब्द बेटा, दान किसी वस्तु का किया जाता है, दान किसी निर्जीव वस्तु का हो सकता है, कन्या का दान नहीं होता है। कन्या को एक प्रकार से, कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार जिसको आप कह सकते हैं, या कन्या को एक प्रकार से एक मतलब अपने वर के हाथ में देना, पाणी ग्रहण करवाना, ये सब चीजें कह सकते हैं। कन्यादान उतना ज्यादा उचित शब्द नहीं प्रयोग होता। निष्कर्षतः हिंदू विचारधारा में विवाह आत्माओं का मिलन होता है, ठीक है, जो समाज और परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। 6वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में मध्यम वर्ग के उद्भव को समझाइए। देखिए, भारत में मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली, इसका उदय कोई अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह ब्रिटिश शासनकाल से शुरू होकर के आधुनिक समय तक चली एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम रहा है। ब्रिटिश शासन का प्रभाव क्यों पड़ा? अंग्रेजों ने भारत में नई प्रशासनिक व्यवस्था और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। इसके कारण से क्लर्क, वकील, डॉक्टर और शिक्षकों को एक नया समूह पैदा हुआ, जो ना तो बहुत अमीर है, यानी ना तो जमींदार वर्ग था, और ना ही बहुत गरीब यानी मजदूर वर्ग था। पहले दो ही वर्ग था समाज में, एक तो अमीर वर्ग था बहुत ज्यादा, और एक बहुत गरीब वर्ग था। बिचौलिया कुछ होता ही नहीं था। और जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या किया, उसमें क्लर्क बने, वकील बने, डॉक्टर बने, तो ये बीच बीच के लोग थे, ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, बस ये केवल खाना पानी उनको मिलता रहता है, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण। स्वतंत्रता के बाद उद्योगों के लगने और शहरों के बसने से मैनेजर, इंजीनियर और व्यापारियों की संख्या बढ़ी, जिससे मध्यम वर्ग और मजबूत हुआ और मध्यम वर्ग का बोलबाला हो गया। आज दुनिया में मध्यम वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है। शिक्षा और सरकारी नौकरियां। आधुनिक शिक्षा ने लोगों को अपनी जातिगत पहचान से ऊपर उठा करके नई पहचान बनने का मौका दिया। आज के समय में आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेवाओं ने इस वर्ग का बहुत विस्तार कर दिया है। उपभोक्ता संस्कृति। मध्यम वर्ग की पहचान उसकी बेहतर जीवन शैली और खरीदारी की क्षमता से होती है, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत का मध्यम वर्ग आज देश की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 7वां, सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक समावेश के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन। सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक समावेश के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक समावेश क्या होता है, इसके बीच में अंतर बताएं। देखिए, दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत है। इसके बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। प्रकृति में अंतर। सामाजिक बहिष्कार नकारात्मक प्रक्रिया है, जिसमें लोगों को समाज से अलग थलग किया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक समावेश एक सकारात्मक प्रक्रिया है, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की कोशिश की जाती है। आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में इसका पूरा विस्तार से देखा था। दूसरा अंतर है अवसरों की उपलब्धता। सामाजिक बहिष्कार में व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, नहीं मिलती है। जबकि सामाजिक समावेश में सरकार यह सुनिश्चित करती है कि समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक सुविधाएं सबसे पहले पहुंचे, ठीक है, इसको सामाजिक समावेश कहा जाता है। तीसरा अंतर सामाजिक स्थिति। बहिष्कार के कारण से व्यक्ति या समूह में हीन भावना और अलगाव पैदा होता है। समावेश व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उसे समाज का एक उपयोगी हिस्सा बनाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में माने, जाति के नाम पर किसी को कुएं से पानी न भरने देना, ये सामाजिक बहिष्कार का एक उदाहरण है। वही आरक्षण या छात्रवृत्ति के जरिए पिछड़ों को आगे बढ़ाना, ये सामाजिक समावेश का उदाहरण है। निष्कर्षतः एक स्वस्थ समाज के लिए बहिष्कार को खत्म करना और समावेश को बढ़ावा देना एक अनिवार्य एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक जो है समावेश, दोनों के बारे में आपने आज की वीडियो के माध्यम से मतलब इसमें जाना। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सब लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। प्रश्न, भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। जनसंख्या विस्फोट के लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी है? देखिए, जनसंख्या क्यों बढ़ रही भारत में? देखिए, जब किसी देश की जनसंख्या वहां उपलब्ध संसाधनों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसे जनसंख्या का विस्फोट कहा जाता है। यानी जनसंख्या यानी उपभोग की चीजें कम है। यानी मान लेते हैं यह चार्जर है, अब चार्जर बहुत कम है, अब चार्जर एक ही है और चार्जर को यूज करने वाले व्यक्ति 10 हो गए हैं। इसी को बोल सकते हैं जनसंख्या का विस्फोट होना, ठीक है, क्लियर। भारत में इसके मुख्य भौगोलिक और सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं। किस वजह से जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, आइए समझते हैं। पहली बात है मृत्यु दर में गिरावट आई भारत में, चूंकि मेडिकल सुविधाएं अच्छी हो गई, इससे लोग मर कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं।
चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और महामारियों पर नियंत्रण की वजह से मृत्यु दर कम हो गई, जिससे आबादी लगातार बढ़ रही है। ठीक है। दूसरी बात, उच्च जन्म दर। भारत में आज भी जन्म दर काफी ऊंची है। इसके पीछे कम उम्र में विवाह कर देना और धार्मिक विश्वास भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है। तीसरी बात, गरीबी और निरक्षरता। गरीब परिवारों में अधिक बच्चों को कमाई का जरिया माना जाता है कि भाई जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हमारे यहाँ धन आएगा, कमाएगा। एक बच्चा 100 रुपए कमाएगा तो 4 बच्चा अगर हो जाएगा तो 400 रुपए दिन का आएगा। ठीक है। साथ ही शिक्षा की कमी की वजह से लोग परिवार नियोजन के बारे में नहीं जानते हैं या उसके महत्व को नहीं समझ पाते कि आखिरकार ये इसका उपयोग क्यों करें। तमाम सारे पिल्स हैं, गोलियां हैं या तमाम प्रकार के गर्भ निरोधक चीजें हैं जिसको अगर आप यूज करें तो उससे जनसंख्या कम हो सकती है। लेकिन जो निरक्षर व्यक्ति, जो पढ़े लिखे नहीं, वो उन चीजों को नहीं जानते हैं। इसलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाना बहुत जरूरी है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा। भारत में इच्छा क्या है? सबसे बड़ी बात है कि पुत्र अगर नहीं हुआ तो जान लीजिए कुछ नहीं हुआ। भारतीय समाज में वंश चलाने के लिए बेटे की चाहत में कई बार परिवार का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि पुत्र प्राप्ति के चक्कर में 4-4 लड़कियां हो गई लेकिन लड़का हुआ ही नहीं, तो ये भी जनसंख्या का बढ़ने का एक बड़ा कारण है। पांचवी बात है गर्म जलवायु। जीव विज्ञानी मानते हैं कि भारत जैसी गर्म जलवायु में प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी अधिक होती है, यानी कि जो है सेक्स करने की इच्छा जो है ज्यादा होती है। ऐसे में लड़के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि गर्म जलवायु की वजह से प्रजनन क्षमता जो है वो ज्यादा है भारतीय लोगों की ठंडे इलाकों की वजह से, इसलिए जो है यहाँ पर ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। निष्कर्षता बात की जाए तो जनसंख्या विस्फोट भारत के विकास के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसे केवल जागरूकता और उचित नीतियों के माध्यम से ही नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे इसको रोक नहीं सकते आप। इसको रोकने के लिए आपको परिवार नियोजन के बारे में लोगों तक बताना होगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम दो हमारे दो की नीति को और सशक्त तरीके से लागू करना होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जिसमें हम चर्चा करेंगे 500 शब्द या 450 शब्दों में उत्तर को। ठीक है। 9वां नंबर पर उत्तर आ चुका है आपका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपका। प्रश्न, उत्तर प्रदेश की नगरीय सामाजिक संरचना पर एक लेख लिखिए। उत्तर प्रदेश की नगरीय सामाजिक संरचना पर एक लेख आपको लिखना है। बहुत ही बारीकी के साथ इस पे आपको लेख लिखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, लिखेंगे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी नगरीय सामाजिक संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण और जटिल है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ के नगर केवल ईंट पत्थर के ढांचे नहीं बल्कि वे प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्रगति के संगम के केंद्र रहे हैं। नगरीय संरचना के मुख्य आयाम की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात है ऐतिहासिक आधार। उत्तर प्रदेश की बात की दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के नगरों को उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर समझा जा सकता है। वाराणसी जैसे धार्मिक नगर, लखनऊ जैसे नवाबी संस्कृति के केंद्र और कानपुर जैसे औद्योगिक नगर। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में तीनों आपको देखते हैं। एक तरफ कानपुर में बहुत ज्यादा उद्योग है, चमड़े का उद्योग से लेकर के सूती वस्त्र उद्योग। एक तरफ धार्मिक नगरों में आप देखते हैं अयोध्या और जैसे बनारस जैसे बड़े जो है शहर हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि लखनऊ जैसे नवाबी शहर भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है। जनसंख्या की बनावट के हिसाब से देखें, यहाँ के नगरों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले निरंतर प्रवास की वजह से नगरों में लघु भारत की झलक दिखाई पड़ती है, जहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। अगर भारत और उत्तर प्रदेश को अलग कर दे तो एक छोटा उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ता है, मतलब छोटा भारत दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अगला, जाति और धर्म का समन्वय। शहरों में जाति का प्रभाव गांवों की तुलना में कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ वर्ग और अधिक प्रभावी हुआ है। मध्यम वर्ग का विस्तार उत्तर प्रदेश के नगरीय समाज में सबसे बड़ी विशेषता बनी हुई है। अगला, आर्थिक गतिविधियां। यहाँ की नगरीय संरचना में व्यापार, सरकारी सेवाएं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बड़ा हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के केंद्र बन करके उभरे हैं, जिसने एक नई कॉर्पोरेट संस्कृति को जन्म दिया है। ठीक है। भारत एक तरफ आप देखना, उत्तर प्रदेश में एक तरफ गांव के इलाके भी हैं, वही तरफ शहरों की एक बढ़िया बढ़िया झांकियां भी दिखती हैं। बस्तियों के प्रकार, यहाँ एक और पॉश कॉलोनियां हैं और ऊंची इमारतें हैं, तो दूसरी ओर मलिन बस्तियां भी आपको दिखाई पड़ती हैं, जो नगरीय संरचना के आर्थिक भेदभाव को दर्शाते हैं कि नगर में, मतलब शहरों में एक तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको दिखाई पड़ेगी, दूसरी तरफ वहीं पर एक झुग्गी झोपड़ी वाली पट्टी भी दिखाई पड़ेगी, बंबई जैसे। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की नगरीय सामाजिक संरचना वर्तमान में संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां पुरानी नफासत और आधुनिक भागदौड़ का साथ साथ जो है चीजें दिखने को मिल रही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसका 10वां नंबर, सात्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसे प्रोत्साहित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। सात्वीकरण आप सभी लोग जानते ही होंगे, मैंने आपको बता ही दिया था
सात्वीकरण जब दो संस्कृति जो है आपस में मिलकर के एक नई संस्कृति का निर्माण कर दे, उसी को सात्वीकरण कहते हैं। सात्वीकरण का अर्थ, सात्वीकरण एक ऐसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग संस्कृतियों के समूह आपस में इस प्रकार से मिल जाते हैं कि उनकी अलग अलग पहचान खत्म हो जाती है और वे एक दूसरे के आदर्शों को यानी आइडियल्स को, वैल्यूज यानी मूल्य को और जीवन शैली लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल करके एक नई जीवन शैली अपना लेते हैं। यह एक आदर्श प्रक्रिया है जो बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है, जो दिखती नहीं है, बस ये केवल महसूस हो जाती है बाद में। सात्वीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे कारक काम आते हैं। पहला है सहिष्णुता। जब समाज के विभिन्न समूह एक दूसरे के प्रति उदार रहते हैं, सहनशील रहते हैं, तो आसानी से एक दूसरे की संस्कृति को लोग अपना लेते हैं, सीख लेते हैं। वहीं पर कट्टरता अगर आ जाएगी तो लोग नहीं अपना पाएंगे। दूसरी बात, समान आर्थिक अवसर। जब अलग अलग समूहों के लोगों को रोजगार और व्यापार के समान अवसर मिलते हैं तो वे कार्यस्थल पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब काम करते हैं, ऑफिस में इकट्ठा काम करते हैं, तो लोग बगल बगल में काम करते हैं, तो उनकी संस्कृति आपस में एक्सचेंज हो जाती है, जिससे सात्वीकरण बहुत तेज हो जाता है। अंतर्विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, यह सात्वीकरण का सबसे शक्तिशाली कारक है। जब दो अलग अलग समूहों के बीच वैवाहिक संबंध हो जाते हैं तो संस्कृतियों का पूर्ण मिश्रण हो जाता है। ठीक है। चौथी बात, समान भाषा। एक साझा भाषा संचार के गैप को खत्म करती है, लोगों को वैचारिक रूप से करीब लाती। भाषा अगर एक हो जाती सभी की तो संस्कृतियां भी उसमें घुल मिल जाती हैं। शिक्षा और मतलब की आधुनिकतावाद। आधुनिक शिक्षा संकीर्ण सोच को खत्म कर देती है और दूसरे की संस्कृति को समझने के लिए एक रास्ता खोल देती है। व्यक्ति को वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। छठी बात है सांस्कृतिक समानता। यदि दो समूहों के खान पान या रहन सहन से में पहले से कुछ समानताएं हैं तो उनका सात्वीकरण जल्दी रहता है। मानते हैं जैसे हमारे में जो चीजें होती है वही आपकी संस्कृति में भी होती है, तो दोनों आपस में तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, देर भी नहीं लगेगा। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि सात्वीकरण समाज में एकता और अखंडता लाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। यह संघर्ष को कम करता है और एक साझा संस्कृति का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपने दो समझ लिया है। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे बेटा। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए, भूमिका की बात, राष्ट्रीय एकीकरण यानी राष्ट्रीय एकता को जो बढ़ावा देने वाले कारक हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? किसी राष्ट्र के नागरिकों के बीच एकता हो, समान पहचान हो और भाईचारे की भावना होना ही राष्ट्रीय एकता को दिखाता है। चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा के हों, सब एक हों। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय एकीकरण बहुत जरूरी है और एक अनिवार्य आवश्यक तत्व होता है भारत में। क्योंकि सब धर्म के लोग, भाषा के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं, इसलिए सबका इकट्ठा रह करके मेलजोल करके चलना बड़ा जरूरी होता है। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बहुत सारे हैं। पहला है, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में कुछ सहायक कारक है और कुछ बाधक कारक है। इनका विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सहायता करते हैं, कुछ राष्ट्रीय एकता को बाधा उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला है जातिवाद। जातिवाद बाधा उत्पन्न करता है। यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब लोग राष्ट्र के हित से ऊपर अपनी जाति के हित को रखने लगते हैं तो समाज में बिखराव पैदा हो जाता है। जैसे कि यूजीसी में क्या है, इधर जो है देश संकट के काल से गुजर रहा है, लेकिन यूजीसी को लेकर के दो पक्ष आमने सामने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कहीं न कहीं पे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न कर रहा है। हालांकि मोदी जी को खुद ही सोचना चाहिए कि ऐसे नियम क्यों बनाए जाए जिससे दो वर्ग आपस में लड़ भिड़ जाए। समानता की बात करके इसको निपटा दिया जाता। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट खुद सामने आकर के इसको मैनेज कर लिया है। 19 मार्च को जो है इस पर नियम भी बता दिया है। ठीक है, वो अच्छी बात है। सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर राजनीति और एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना राष्ट्रीय एकीकरण को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सांप्रदायिक यानी धर्म, हिंदू मुसलमान जब आपस में लड़ते हैं तो वो भी एक सांप्रदायिकता होती है और वो राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो क्योंकि वो लोग एक रहेंगे तो दूसरे देश कभी हम पर हावी नहीं हो पाएंगे। क्षेत्रीयता, अपने क्षेत्र को देश से ऊपर मानना या अलग राज्य की मांग करना कभी कभी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। हालांकि क्षेत्रीय गौरव बुरा नहीं है, लेकिन जब यह अलगाववाद का रूप ले ले तो घातक हो जाता है। यानी कि तो क्षेत्रीयता जो मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे बोडोलैंड की मांग उठती रहती है, दक्षिण भारत के कुछ लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, पूर्वोत्तर भारत के लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो ये देश को खतरा उत्पन्न हो जाता है इससे, क्षेत्रीयवाद से। ठीक है, भाषाई विविधता, भारत में भाषाओं की अधिकता है। कभी कभी भाषा के आधार पर होने वाले विवाद जैसे कि हिंदी बनाम अन्य भाषाएं एकीकरण में बाधा डालते हैं। कभी कभी क्या होता है, द्रविड़ भाषा दक्षिण की भाषाएं और उत्तर की भाषाएं
हिंदी और दक्षिण की भाषाएं आपस में टकरा जाती हैं। ठीक है, हिंदी आज तक भी आप देखते हैं भारत की भाषा नहीं बनी हुई है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राज्य भाषा ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि इसका विरोध होने लगता है। आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई असंतोष पैदा करती है, जो राष्ट्र की आंतरिक शक्ति और एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो ये सब बाधा उत्पन्न करने वाले कारक है। सहायक कारकों की बात की तो एकता लाने वाली, जैसे कि सांस्कृतिक विरासत, हजारों वर्षों की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक संबंध भारतीयों को आपस में जोड़ते हैं। अगर हम प्राचीनता की ओर देखें तो भारत के सभी लोग, हिंदू मुसलमान, सब एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, भले ही हम अपने धर्म को अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन संस्कृति सबकी एक ही है। कुछ पिछले जमाने में देखेंगे तो समान संविधान, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, जो एकता का एक कानूनी आधार बना हुआ है और इसी आधार पर कानून चलता है, देश चलता है। लोकतंत्र और चुनाव, चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से देश के सभी हिस्सों के लोग शासन में भागीदारी लेते हैं। शासन में सभी राज्यों के लोग वोट डालते हैं, सभी लोग वोट डाल करके प्रधानमंत्री बनाते हैं। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। ये सब भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे मजबूत करने के लिए शिक्षा, आर्थिक न्याय और सहिष्णुता को बढ़ावा देना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखेंगे हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन सब देखते हैं। भारत में ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को समझने से पहले एक बात मैं और फिर से बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस है, इसके अंदर भेजा जाएगा। उसी पर आपको फीस जमा कर देने 100 रुपए। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन नोट्स आपको पीडीएफ नोट्स आपका एमसीक्यूज टाइप का विद आंसर शीट आपको मिल जाएगा, और लिखने वाला भी यानी लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का आपको नोट्स मिल जाएगा। को करिकुलर का भी मिल जाएगा, को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस विद आंसर शीट, सभी के लिखित ऑब्जेक्टिव सबके सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, सभी के सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिवर्सिटी के जियोग्राफी आपकी आपका इससे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, एमजे पेरू बरेली, रोहितगढ़, मासा, कुंभरी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी, बल्लामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जनरल चंद्रशेखर भैया विश्वविद्यालय, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड का फीस 150 रुपए है, केवल सेकंड सेमेस्टर का फीस आपका लगेगा 100 रुपए, सेकंड सेमेस्टर का 100 रुपए, और सेकंड एंड थर्ड एक साथ जमा करेंगे तो 150। भूमिका, भारत की गांव की विशेषता पूछी गई तो भारत को गांव का देश कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय भारतीय समाज की आत्मा है। यहाँ के गांव केवल निवास स्थान नहीं बल्कि एक विशिष्ट जीवन पद्धति के केंद्र में रहते हैं। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पहली विशेषता। भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहली विशेषता क्या है? कृषि मुख्य व्यवसाय है भारत ग्रामीण का। ग्रामीण समुदाय का आधार भूमि है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर करती है। तीसरी बात है प्रकृति से निकटता। ग्रामीण जीवन प्रकृति के बहुत करीब है। उनका खान पान, त्योहार और रीति रिवाज ऋतुओं और प्रकृति के चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। ठीक है, ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता। अगली विशेषता प्राथमिक संबंध होते हैं। गांव में क्या होता है, एक दूसरों से लोग जो है भाई, किसी के कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई भतीजा, इस तरीके जुड़े रहते हैं। गांव में लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। यहाँ हम की भावना होती है। ठीक है, एक गांव के व्यक्ति को कोई दूसरे गांव का व्यक्ति मारेगा तो पूरा गांव भीड़ करके उसको मारेगा, इस तरीके से चलता रहता है। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। गांव एक परिवार की तरह खड़ा होता है सुख दुख में। ठीक है, पांचवी विशेषता संयुक्त परिवार व्यवस्था। भारतीय गांवों की पहचान बड़े और संयुक्त परिवार हो रहे हैं, जहां कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं। हालांकि अब इसमें बदलाव आ रहा है, फिर भी इसका प्रभाव बना हुआ है। आजकल भी संयुक्त परिवार है। ठीक है, जैसे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के लोग एक साथ में ही रहते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। आज मेरा परिवार भी संयुक्त परिवार का हिस्सा है। जैसे कि मेरे चाचा चाची, बाबा, मतलब दादा दादी, बाबा जिसको कहते हैं, ठीक है, मम्मी पापा, फिर उसके बाद में हम 4 भाई, हमारे बड़े भैया का लड़का भी हो चुका है, तो सब आप देख 4-5 पीढ़ी इकट्ठा ही रहती है। ठीक है, तो जहाँ पर एक ही जगह खाना बनता है सब, और सभी लोग सबका जो है सबका हित रहता है, तो सब चीजें हैं। तो ये संयुक्त परिवार की विशेषता भी गाँव में दिखती है। जबकि शहरों में क्या होता है, शहरों में आप देखेंगे एकाकी परिवार मिलेंगे, केंद्रीय परिवार मिलेंगे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, बस
जाति प्रथा का प्रभाव। ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था बहुत गहरी होती है। सामाजिक मेलजोल, खान पान, विवाह में आज भी जातिगत नियमों का पालन काफी हद तक किया जाता है। विवाह जो होता है वो जाति के आधार पर ही आजकल विवाह भी होता है गाँव वगैरह में। सबसे विशेषता सरल और सादा जीवन। शहरी तड़क भड़क के विपरीत गांव में क्या होता है, सादगीपूर्ण जीवन है। सादा जीवन, उच्च विचार के लोग रहते हैं। यहाँ की आवश्यकताएं सीमित हैं और लोग पारंपरिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। ज्यादा धन की जरूरत भी नहीं पड़ती लोगों को। धर्म और परंपरा। ग्रामीण लोग धर्म, भाग्य और ईश्वर में गहरा विश्वास रखते हैं। यहाँ के उत्सवों और मेलों में धार्मिक आस्था और सामूहिक उल्लास का अद्भुत मेल होता है और जरूरी भी है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि आधुनिकीकरण के कारण से गाँव में बिजली, सड़क और इंटरनेट पहुंच रहा है, फिर भी ग्रामीण समुदाय की बुनियादी सामाजिक संरचना, भाईचारा आज भी इनकी विशिष्ट पहचान बनी हुई है। गांव में एक दूसरे के लोग जो है मर मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसी को हम की भावना कहते हैं। गांव एक समुदाय के रूप में काम करता है। इस तरीके से हमने चीजों को समझ लिया। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा विस्तार से हम आपको चर्चा करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। हमारे दूसरे मतलब एक चैनल आपका शुक्ला हिंदी पॉइंट है, जिस पर आप वीडियो देखिए। को करिकुलर मास्टर चैनल पर को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए विशेष तैयारी होती है। ठीक है, को करिकुलर यानी कि जो अनिवार्य पेपर है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो गया, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो गया, सभी का आपको मिल जाएगा। सेकंड सेमेस्टर के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। आपको को करिकुलर मास्टर पर भी है और शुक्ला हिंदी पॉइंट पर भी, और बीए करिकुलर चैनल भी एक दूसरा आपका बन चुका है, उसको पर भी। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किस सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए आप कमेंट करके, मतलब ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स तमाम सारे पड़े हुए हैं। लिखित वाला और भी बताइए, आपके विश्वविद्यालय का पेपर लिखित भी कुछ का होगा, कुछ का ऑब्जेक्टिव होगा। अधिकतर का ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ का लिखित होगा। तो लिखित वाले सभी सब्जेक्ट के मैं बना दूंगा ऐसे लेक्चर्स। आप इनको देख करके 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर को आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है।